सो गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग टू निवेश वेबिनार। आप सभी का निवेश के वेबिनार पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। माय नेम इज अंशु, होस्ट फॉर टुडेज इवेंट। मेरा नाम अंशु है और मैं आज के इवेंट का होस्ट हूँ। इवेंट पर जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स अभी केवल सेशन को सुन सकते हैं। सवाल पूछने के लिए स्क्रीन पर दिए गए चैट ऑप्शन को क्लिक करके टाइप कर सकते हैं। सेशन के बाद हम एक एक करके आपके सवालों का उत्तर देंगे। दिस इवेंट हैज बीन रिकॉर्डेड एंड द रिकॉर्डिंग विल बी शेयर्ड सून। ये इवेंट रिकॉर्डेड है और इसकी रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्दी शेयर कर दी जाएगी। Today we will discuss investment strategy and market outlook. For this we invited Mr. Manish Gunwani, Head of Equities, Bandhan AMC, and Mr. Anand Sharma, Business Head Nivesh. Now I would like to request Manish sir, to take this session forward. Over to you, sir. So, Manish, there is one request before initiating. We can have a discussion session as well. So, I request you, if it's okay, then we can proceed in that manner. Or you wish to move ahead with a solo kind of and then a discussion, then we No, are no, okay to that. I'm happy to start with the discussion forum itself. Yeah. Okay, thank you. Okay. So, first of all, I like to say thank you. Thanks for giving us this opportunity and sparing a time for us and for our partners, basically. Thank you, Manishi. So let's ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं. Let's move forward with the things so that क्योंकि काफी टाइम से हमारे पार्टनर्स भी इंतजार कर रहे हैं आपसे ज्ञान समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से. So let's move forward, Manishi. So Manishi, हमने देखा अभी recently there is one major development happening. Across within on this planet. So उसके अंदर Trump has taken over the seat Correct. as a US president once again. So उसके अंदर how much impact do you see that on India it is it with regards to जैसे कि पिछली बार भी हमने देखा था उन्होंने टैरिफ्स की बात करी थी और लगाए भी थे सम ऑफ द इकोनॉमीज के ऊपर. और इस बार भी उनका जो मैनिफेस्टो था उसमें उन्होंने यही अनाउंसमेंट करा था कि ही विल कम अप विद टैरिफ्स ना. और अभी रिसेंटली उन्होंने टेक ओवर सीट पे आने के बाद भी उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स करी हैं. सो विद Correct. रिगार्ड्स टू पर्टिकुलरली विद रिगार्ड्स टू टैरिफ जिसकी वजह से मार्केट शायद कहीं ना कहीं डरा हुआ है ओवरऑल डीग्लोबलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये टैरिफ्स का कितना डर है पर्टिकुलरली अक्रॉस द ग्लोब. और दूसरा हिंदुस्तान पे अगर हम इंडिया की बात करते तो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है. आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दिस. नहीं, आपने सही कहा कि ये एक बड़ा डेवलपमेंट है और ऑनेस्टली थोड़ा कंसर्न रहना चाहिए लोग को इस डेवलपमेंट से, क्योंकि सिंपल बात ये है, देखो कि अगर ट्रम्प जो कह रहे हैं वो अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो लेट्स से सबसे ज्यादा डर मुझे ये लगता है कि जैसे चाइना पे अगर 25% टैरिफ डाल दें समझो, और चाइनीज युआन अगर 5-10% डिप्रिशिएट कर जाए, तो मुझे लगता है जो इंडिया का करेंसी बिहेवियर रहा है, जो फॉरेक्स रिजर्व में ड्रॉप है, तो अभी युआन को आउट परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है. तो अगर युआन अगर 5% डिप्रिशिएट करेगा तो मोटा मोटी रुपी भी डिप्रिशिएट करेगा, वो 3% करेगा 6% करेगा नहीं पता, बट डायरेक्शनली वी हैव टू थोड़ा कोरिलेट विद युआन, बिकॉज अल्टीमेटली देखिए युआन मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है चाइना. तो बिल्कुल आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा धक्का लगेगा. आप अगर स्टेबल हो और युआन 5-10% डिप्रिशिएट कर जाए तो आपकी कॉम्पिटिटिवनेस चली जाएगी एक्सपोर्ट्स में, श्योर. और आपके इंपोर्ट्स में डंपिंग शुरू हो जाएगी. तो ये तो डेफिनेटली एक कंसर्न ना. अच्छी बात ये है टू अ सर्टेन एक्सटेंड ये प्राइस्ड इन हुआ है. तो आप देखेंगे हम इन्वेस्टर लोग काफी ना ये डॉलर इंडेक्स ट्रैक करते हैं जो मेजर है डॉलर स्ट्रेंथ का. तो ये श्योर. एक से 108 पहुंच गया है. तो रफली ट्रम्प के आने से थोड़ा पहले और ट्रम्प इलेक्शन विक्ट्री के बाद ये 7% चला है लास्ट 3 महीने में. बिल्कुल. तो वो काफी बड़ा मूव है. मतलब अगर वर्ल्ड की बिगेस्ट करेंसी 7% से अप्रिशिएट करती है अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ करेंसी, वो एक बहुत बड़ा मूव है. तो इन अ वे दो चीज है इसमें. एक तो यूएस इकोनॉमी का इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, तो पीपल का ये एक्सपेक्टेशन हमेशा से चल रहा है 1-1.5 साल से कि यूएस इकोनॉमी में रिसेशन आएगा आएगा वो आ नहीं रहा है.
बिल्कुल डेटा बिल्कुल। स्ट्रांग रह रहा है। तो हम्म। पार्ट ऑफ दिस 7% 8% जो अप्रिसिएशन हुआ है डॉलर में, दो हिस्से हैं इसके, कि एक ये है कि यूएस इकोनॉमी थोड़ा स्ट्रांगर है देन एक्सपेक्टेशन, बट एक बड़ा हिस्सा ये भी है कि जब ट्रम्प की विक्ट्री हुई थी तो सबको पता था कि ये ऐसे बात करेंगे और इसमें कितना इम्प्लीमेंट करेंगे देखा जाएगा, बट ये अगर टैरिफ डालेंगे और वो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को जो निकालने की बात कर रहे हैं, हाँ जी, उनके दो ये उससे उससे एजेंडा भी है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाएंगी। तो बॉन्ड यील्ड ऑलरेडी 50-70 बिप चली है अगेन 3 मंथ। तो ये हाँ जी। डॉलर और बॉन्ड यील्ड का एक कोरिलेशन हो गया है कि यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग है, ट्रम्प टैरिफ्स और माइग्रेशन रिमूवल, तो 70-80 बिप बॉन्ड यील्ड चला है, 7% 8% डॉलर का अप्रिसिएशन हुआ है। तो अब बात ये हो जाती है कि अब ये ऑफिस में आ गए हैं, ये जो मेजर्स करेंगे अगर वो एक्सपेक्टेशन से कम एग्रेसिव है वर्सेस चाइना, हम्म। तो ये भी हो सकता है कि डॉलर थोड़ा गिर जाए और लिक्विडिटी ग्लोबली ठीक रहे। बट ये एक्चुअली अगर 25% टैरिफ ब्रॉड बेस्ड टैरिफ करते हैं चाइना पे और युआन 5% डिप्रिशिएट करता है, तो मुझे डर है कि इंडिया के पास कुछ चॉइस नहीं रहेगा, कि इंडियन करेंसी भी जाएगी 3 4 5 6% जो भी। और वो माहौल में फॉरेन फ्लोज नेगेटिव ही रहेंगे। मतलब अगर करेंसी पे प्रेशर है तो ये बहुत अनलाइकली है कि फॉरेन फ्लोज टर्न होंगे। तो हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट एवरी डे फॉरेन इन्वेस्टर बेच रहे हैं। हाँ जी मुझे बिल्कुल। लगता है ये एज मच स्टॉक्स का रिफ्लेक्शन नहीं है, ये करेंसी का रिफ्लेक्शन है, कि उनको लगता है कि अभी भी करेंसी में भी 1-2% ओवर वैल्यूड है। अगर युआन डिप्रिशिएट करेगा, जनरली एमर्जिंग मार्केट की करेंसीज अगर डिप्रिशिएट होंगी, तो उससे पहले ही ये लोग बेच रहे हैं कि जो भी प्रॉफिट है बुक कर लें, बिकॉज लास्ट 2-3 साल में पैसे बने हैं सबके। हाँ जी। तो मेरे ख्याल से नियर टर्म मार्केट के लिए चैलेंज तो है, ये ट्रम्प की वजह से काफी कुछ इंडियन मार्केट में भी काफी फास्ट प्राइसिंग हुआ है जनवरी में। तो बिल्कुल। इसमें होपफुली अगर ट्रम्प अगर थोड़ा बिनाइन रहते हैं, थोड़ा सॉफ्ट रहते हैं, हम्म। तो होपफुली थिंग्स कैन रिकवर। आई कंप्लीटली एग्री विद योर पॉइंट, मगर वो अनप्रिडिक्टेबल हाँ बहुत टेरिटरी में रहते हैं बिल्कुल। एंड एवरी पर्सन अक्रॉस द ग्लोब इज लुकिंग एट द ट्वीट अकाउंट, जो उनका ट्विटर अकाउंट है उस हाँ पर ही मेनली फोकस रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल पर्सनालिटी है बिल्कुल ही, है ना। सो जैसे आपने करेंसी के बारे में बात करा मनीष जी, कि भाई करेंसी डिप्रिशिएट हुआ, अक्रॉस द ग्लोब डिप्रिशिएट हुआ। करेक्ट। इंडिया का, आई कंप्लीटली एग्री विद योर पॉइंट कि इंडिया का कम हुआ विज विज अगर अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात करते हैं। सो ये जो करेंसी डेप्रिशिएट होने का टेंशन है, इससे कैन वी कंसिडर इट इज गुड फॉर इंडिया और इज इट बैड फॉर इंडिया? क्योंकि मेरे को जो लगता है इंडिया इज अ इम्पोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी, हम कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पार्टनर्स के तरफ से एक ये सवाल रखना चाहूंगा कि जैसे आपने अभी एक हाईलाइट करा पॉइंट कि करेंसी में डिप्रिशिएट फर्दर, जिसकी वजह से एफपीआई सेलिंग कर रहे हैं, ये तो करेक्ट। ग्लोबल फैक्टर हो गया। अभी आएंगे हम लोग डोमेस्टिक पे भी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए। तो उसके साथ साथ ये जो करेंसी डेप्रिशिएट फर्दर की एक्सपेक्टेशन है, इज इट गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी और फॉर बैड, सो दैट वो स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट करेगा? देखिए, मेरे ख्याल से करेंसी को मोर और लेस फेयर वैल्यू पे चलाना चाहिए जो भी इकोनॉमी पॉलिसी मेकर है। अभी ना मुझे लगता है कि जब 83 84 था, और अभी भी ऑनेस्टली थोड़ा ओवर वैल्यूएशन है इंडियन करेंसी का। क्योंकि द करेक्ट वे टू लुक एट करेंसी ऐसे होता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इट शुड रिफ्लेक्ट जो इन्फ्लेशन गैप है बिटवीन द कंट्रीज। हम्म। जैसे समझो एक कंट्री है, कंट्री ए, उनका इन्फ्लेशन 5% है, और एक कंट्री बी है जिनका इन्फ्लेशन 2% है। तो कंट्री ए की करेंसी 3% से डिप्रिशिएट होना चाहिए लॉन्ग टर्म में। ये ओके। थियोरी है। ये टिपिकली 6 मंथ, 1 साल 2 साल काम करती नहीं है, बट अगर आप 5-10 साल देखेंगे तो आप यूएसटी डॉलर और आईएनआर का लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी देखेंगे कि लास्ट 30 साल में रुपी हैज डेप्रिशिएटेड रफली 3.5% अगेंस्ट
against the dollar, बिल्कुल। which is not very different. I think the 30-year consumer inflation difference जो है वो 4.5 है, तो मोटा मोटी 1-2% इधर उधर होता है, बट ये लॉन्ग टर्म बिहेवियर होता है करेंसी का। तो अब चैलेंज क्या है बताना कि आप युआन वर्सेस इंडियन रुपी देखेंगे तो लास्ट 3 ईयर से फ्लैट रहा है रेट, बट आपको ये देखना है कि चाइना में इन्फ्लेशन 1 से 2% रहा है लास्ट 3 साल में, अपना इन्फ्लेशन 5% रहा है मोटा मोटी। तो थियोरी के हिसाब से इंडियन करेंसी 3 साल में क्यूमुलेटिव 8-10% ओवर वैल्यूड है। ओके। क्योंकि आपका जो इन्फ्लेशन है उससे आपकी कॉम्पिटिटिवनेस जाती है, तो इंडिया में 10-12% ज्यादा इन्फ्लेशन रहा है चाइना की तरफ, वो श्योर। करेंसी डिप्रिसिएशन में एडजस्ट होना चाहिए, बट वो ओके। हुआ नहीं। ओके। इसलिए आप देख रहे हैं कि ऑन द ग्राउंड क्या हो रहा है कि जैसे कोर इंडस्ट्रीज है इंडिया के, जैसे स्टील है, केमिकल्स है, रिफाइनिंग है, उसमें चाइना का इन अ वे डंपिंग शुरू है कि इन चाइना एक्सपोर्ट्स टू इंडिया आर इंक्रीजिंग इन स्टील फॉर एग्जांपल, हाँ। may not be directly coming from चाइना, वो रूट होके आती हैं थ्रू एफटीए कंट्रीज और जो भी, बट क्वेश्चन इज दे हैव बिकम मोर कॉम्पिटिटिव क्योंकि ये करेंसी हैज बीन वन बिग फैक्टर। तो श्योर। अभी प्रॉब्लम क्या है, तो ये युआन से जो इंडिया का आउट परफॉर्मेंस रहा है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके, हाँ। अब इससे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस मुश्किल है। अच्छी बात नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रिजर्व भी करना है ना, ये तो आपके कोर बिल्कुल। इंडस्ट्रीज है। आप इन कोर इंडस्ट्रीज को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये कंजम्पशन इकोनॉमी है तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी रखूंगा और मैन्युफैक्चरिंग डूब जाएगा। आई थिंक वो बैलेंस अच्छी बात नहीं है हम्म। मेरे ख्याल से। अभी काफी कुछ एडजस्टमेंट हो गया है 83 to 86.5 में, बट 1-2% थोड़ा हो सकता है, बट ज्यादा डर ये है कि युआन अभी जो 7.3 है वर्सेस डॉलर, हम्म। तो अगर 8 चला जाए फॉर एग्जांपल, थोड़े ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट का मानना है कि ये 3-6 महीने में 8 हो जाएगा। ओके। अब वो होगा तो प्रेशर तो रहना चाहिए इंडियन करेंसी, बिकॉज हम लोग अगर 86-87 पे रहेंगे और युआन 8 पे रहेगा, तो अपना ये स्टील केमिकल काफी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। हम्म। हम्म। तो मेरे ख्याल से करेंसी शुड ब्रॉडली मिरर इन्फ्लेशन फाइनली, मतलब लॉन्ग टर्म। ओके। ओके। सो उसका आप ये कि भी एक बैलेंस अप्रोच आगे रहेगी तो डेफिनेटली इट विल हेल्प टू द इंडियन इकोनॉमी एंड एक्सपोर्ट ड्रिवन फोकस रख के चलें गोइंग फॉरवर्ड। हाँ, थोड़ा ओके। देखिए इंडिया का जो इकोनॉमिक डायनामिक्स है अभी कि अपना वर्कफोर्स यंग है, हम्म। काफी लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं जहाँ उनकी प्रोडक्टिविटी कम है, तो एक इम्पेरेटिव है इंडिया का, एक नीड है श्योर। टू मूव लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग। वो जरूरी है इंडिया के लिए, क्योंकि ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडिया में आईटी सर्विसेज और जैसे जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बोलते हैं जो बैंगलोर बैंगलोर में बहुत आ रहे हैं, तो सर्विसेज में इंडिया अच्छा कर रहा है, करेक्ट। हाँ। बिल्कुल। और वो इंडिया का स्ट्रेंथ है, वो भी ग्रो करना चाहिए, बट प्रॉब्लम क्या है कि सर्विसेज में थोड़ा एफलेंट लोग इन्वॉल्व होते हैं, खाली टॉप 5%। बिल्कुल। आपको अगर मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास प्रॉस्पेरिटी के लिए जरूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग पिकअप हो। श्योर। उसकी वजह से मुझे लगता है कि इंडिया को, मैं युआन ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग करेंसीज का, मतलब थाईलैंड बात भी है, कोरियन वॉन भी है, यूरो भी है, ये सब compete करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग करेंसी से हम लोग इन्फ्लेशन एडजस्ट करके ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग पिकअप नहीं होगा इंडिया में। एग्री, कंप्लीटली एग्री विद योर पॉइंट मनीष जी। तो वो मेरे ख्याल से हम लोग को ऐसे चलाना चाहिए करेंसी कि थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस रहे मैन्युफैक्चरिंग। ओके। 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 सो
जैसे हमने एफपीआई के बारे में आपने बताया कि एफपीआई रेगुलरली सेल सेल कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, और जनवरी में तो हमने वो सेलिंग स्प्री को एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की तरफ से हमने देखा कि भाई स्टिल दे आर एग्रेसिव और लगातार माल बेच रहे हैं। तो ग्लोबली जो आपने ये बात डिस्कशन में लेके आए थे मेरे पहले प्रश्न में कि भाई ग्लोबली क्या फैक्टर थे, मगर हमारी इकोनॉमी तो आज भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग नजर आती है ना लॉन्गर रन। इसके बावजूद एफपीआई जो है वो अपना माल बेच के जा रहे हैं, तो वो कब तक आपको लगता है कि ये कंटिन्यूशन में रहेगा? और उनके स्क्वायर ऑफ करने का मेन रीजन डोमेस्टिकली इकोनॉमी स्ट्रांग है लॉन्गर रन में, मिड टू लॉन्ग रन में, तो फिर भी वो बेच के क्यों जा रहे हैं, मेरा प्रश्न ये है। और कब तक एक्सपेक्टेशन है कि वो बेचते रहें? क्योंकि देखिए, जब भी हमने पीछे देखा है मुड़ के, तो जब भी मार्केट ने टॉप बनाया है तो एफपीआई का कंट्रीब्यूशन हाई रहा है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ये प्रश्न था कि एफपीआई का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। तो ये कब तक हम एक्सपेक्टेशन लेके चलें पार्टनर्स, अगर एफपीआई का डेटा देखते हैं तो वो किस तरीके से उस डेटा को देखें सो दैट वहां से एक यू टर्न और अपटिक की तरफ मूवमेंट आए? नहीं, इसके मल्टीपल रीजंस है। देखिए, हमें ज्यादा इस पे एंग्शियस नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि आप सिंपली देखिए कि कोई भी फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड का जो 3-5 साल रिटर्न रहा है वो 20-22% CAGR रहा है। तो एक हम्म। तो नॉर्मल है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा। सेकंड ये है, जैसे मैंने कहा कि करेंसी का एक बड़ा रोल है। थर्ड श्योर। ये है कि डेफिनेटली आफ्टर 3-4 years ऑफ गुड कॉर्पोरेट अर्निंग, ये स्लो डाउन में ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट भी देख रहे हैं कि काफी कंपनीज हम्म। डिसअपॉइंट कर रहे हैं, स्लो डाउन है इकोनॉमी में। वो ऑब्वियसली मोस्टली ट्रांजिटरी है, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिलेड था ये वो। बट डेफिनेटली व्हेन यू सी कि अगर कोई 50 पी पे कोई मिड और स्मॉल कैप स्टॉक है और उसमें अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट आता है, तो लोगों ने इतना पैसा बनाया है कि एफपीआई को भी लग रहा है कि थोड़ा प्रॉफिट ले लें, और उनके लिए करेंसी एडेड मोटिवेशन है टू बुक दैट प्रॉफिट। तो ओके। ओके। लॉन्ग टर्म रिटर्न देखिए, मुझे लगता है कि लार्ज कैप इंडेक्स लॉन्ग टर्म 10 से 12% देगा, स्मॉल कैप 14-15% देगा। अभी क्या है, वो रिटर्न हम्म। थोड़ा ज्यादा फ्रंट लोडेड हो गए थे, तो मुझे ये एक नॉर्मल करेक्शन लगता है टू दैट एक्सटेंट। ओके। बट एक चीज है, जैसे मैंने कहा कि नॉर्मल करेक्शन है, बट एक ये युआन और ये अदर इमर्जिंग मार्केट करेंसी में अगर और पेन आएगा तो ये चलेगा मेरे ख्याल से। मुझे लगता है कि एफपीआई का जो सेलिंग है, अ, उसके लिए या तो डॉलर इंडेक्स इटसेल्फ गिर जाए, मतलब अगर डॉलर वीकेंड हुए ग्लोबली तो वो रुक जाएगा वो मेरे ख्याल से। हम्म। अदर वे विल बी कि अगर रुपी ऐसे लेवल पे पहुंच जाए जब लगता है कि यहाँ से और ज्यादा नहीं गिर सकता है, मेरे ख्याल से वो 1-2% है। और बट अगेन, इसमें ना स्टैटिक एनालिसिस नहीं हो सकता, क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी है, युआन भी है, ये जो जो बड़े सुपर पावर्स हैं। हाँ। तो समझो युआन 7.3 पे रहता है तो मेरे ख्याल से 87-88 पे रुपी स्टेबल हो जाएगा और फॉरेन फ्लोज आउटफ्लो बंद हो जाएंगे। ओके। फिर युआन ही 7.3 से 7.75 हो जाता है, तो देन फिर यू हैव टू सी क्या करना है फिर। ओके। ओके। सो दीज आर द फैक्टर्स जो कि ध्यान में रखते हुए आगे डिसीजन लें। और दूसरा, मैं एक सम अप देना चाहूंगा पार्टनर्स को यहाँ पे, जो मनीष जी ने जिस हिसाब से बताया, तो ग्लोबली एक तो टैरिफ वॉर के चलते, दूसरा करेंसी डेप्रिशिएशन, डोमेस्टिक करेंसी जो डेप्रिशिएट हुई है दोस्तों डॉलर्स टर्म्स में, वो ग्लोबल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मार्केट में अभी हमने रिसेंटली पिछले कुछ महीनों से सेल ऑफ देखा है डोमेस्टिकली। मनीष जी ने जैसे बोला, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वार्टर अर्निंग्स हैं वो थोड़ी सी रिडक्शन साइड पे हैं, इतनी बेटर देन एक्सपेक्टेड नहीं आई हैं पिछले लास्ट क्वार्टर में भी, और अभी तक भी मनीष जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जितने भी रिजल्ट अभी पिछले एक हफ्ते में आए हैं कुछ उनमें भी कोई इतना खास मार्केट एक्सपेक्टेशंस को उन्होंने बीट नहीं करा। तो करेक्ट। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट्स में एक थोड़ा सा कॉशियसनेस या फिर एक सेलिंग स्प्री हमने देखी है, बेयरिश ट्रेंड हम देख रहे हैं। बट आई एम श्योर मनीष जी, ये शॉर्ट टर्म का फिनोमिना है एंड इट विल इंप्रूव इन अ लॉन्गर रन। मगर इक्विटी के साथ साथ एफपीआई में हमने देखा कि भाई अगर डेट की बात करते हैं, डेट मार्केट में हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इंक्लूजन मिला,
पिछले 1 डेढ़ साल में, जैसे जेपी मॉर्गन ने अनाउंसमेंट करी कि वो अपने पैसे इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में इंडियन बॉन्ड्स को इंक्लूड करेगा, ब्लूमबर्ग ने अनाउंसमेंट करी, एफटीएस रसल ने अनाउंसमेंट करी। ये तो था कि भी इन्फ्लोज आने की बातचीत थी। दूसरी तरफ इंडियन फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो वो गवर्नमेंट अपने टारगेट्स को अचीव करता चल रहा है, इवन इवन बियॉन्ड टारगेट्स जहां तक मुझे लगता है वो कर रहे हैं। गवर्नमेंट बोरिंग्स की बात करें तो वो भी मतलब फिजिकली सिचुएशन इज इन अ वेरी गुड कंडीशन, जो मुझे लगता है। इवन दो हमने देखा इस महीने एफपीआई नेगेटिव चल रहे हैं अभी, तो उसका कोई कारण मनीष जी, डेट मार्केट को लेके? देखिए, इक्विटी हो या डेट हो, एक तो करेंसी कंसर्न दोनों साइड रहेगा, बिकॉज ओके। मे बी एक्चुअली डेट मार्केट के लिए करेंसी कंसर्न ज्यादा है, क्योंकि देखिए इक्विटीज में आप अच्छा स्टॉक लेते हैं तो मे बी 5 साल में 3 गुना भी हो सकता है, तो करेंसी में आप 2-3% में खोएंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट डेट में तो आप अगर इंडियन बॉन्ड यील्ड 7% है और यूएस बॉन्ड यील्ड 4.7 है, तो आप अगर 2-2.5% से अगर रुपी डिप्रिशिएट हो जाए तो उनके लिए तो फिर यूएस बॉन्ड ही बेटर है। तो उनको अगर लगेगा है। कि करेंसी में 3-4% डिप्रिसिएशन आ सकता है, तो हम्म। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है कि यूएस बॉन्ड यील्ड भी अभी ऊपर आ गए हैं 4.7 4.75, और गैप खाली 2% का है बिटवीन इंडियन बिल्कुल। ईयर यील्ड एंड यूएस बॉन्ड यील्ड। तो वो मुझे लगता है कि अभी किसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि रुपी डेप्रिसिएशन 2-3% से कम होगा, क्योंकि ये ट्रम्प की वजह से ये डॉलर इंडेक्स जो मूव हुआ है। तो मुझे तो लगता है कि डेट मार्केट में ये करेंसी का रोल इक्विटी से भी ज्यादा है, ओ, बिकॉज बिकॉज वो क्योंकि रिटर्न सीधे रिटर्न आपका उस बेस हिसाब से रिटर्न ही छोटा है ना, कैप्ड है, बिल्कुल, आई कैप्ड है। एग्री। हाँ, तो सो करेंसी इज अ मेजर फैक्टर विच इज इन्फ्लुएंसिंग हाँ, एफपीआई's डिसीजन इन इक्विटी एंड डेट बोथ। बट ओनली ये। डिफरेंस इज, देखिए मुझे ना लगता है कि इक्विटी ब्रॉड इकोनॉमी फैक्टर्स पे चलता है, तो हाँ। फ्रॉम अ इक्विटी एंगल अदर करेंसीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट लाइक युआन, ये क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग में compete कर रहे हो। श्योर। डेट में देखिए कैपिटल फ्लोज ग्लोबली पूरे डॉलर डिनोमिनेटेड होते हैं, तो डेट में तो आई थिंक दूसरे करेंसी का कुछ रोल नहीं है। जिस दिन डॉलर इंडेक्स गिर गया उस दिन आई थिंक फ्लो टर्न हो जाएगा मेरे। ओके। ओके। एक बार ये कंसर्न, करेंसी का जो कंसर्न है वो हाँ। एड्रेस हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से डेट में फ्लोज आना शुरू हो जाएंगे। ओके। ओके। सो देयर इज नथिंग टू वरी इन अ लॉन्गर रन इन इक्विटी नहीं एंड डेट बोथ। देखिए इंडिया का, मेरे मुझे तो लगता है एक्चुअली मीडियम टर्म में डॉलर को वीकन होना चाहिए, इंडिया का करेंसी रिलेटिवली बेटर करना चाहिए देन हिस्टोरिक। क्योंकि देखिए आप प्राइस जो जो अभी मूवमेंट है करेंसीज का वो सब आप छोड़िए, और अगर आप ऑब्जेक्टिवली जो मैक्रो नंबर्स हैं, जो बड़े मैक्रो नंबर्स हैं जैसे करंट अकाउंट, हाँ। इन्फ्लेशन और गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट, इन सब में इंडिया का लास्ट 10 ईयर्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इंडिया का बिल्कुल। पहले करंट अकाउंट डेफिसिट 2-3% ऑफ जीडीपी होता था, अभी वो 1-1.5% हो गया है। अपना इन्फ्लेशन हम्म। साथ होता था, अभी 4 से 6 के बीच में होता है। बिल्कुल। अपना गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी स्टेबल है 75-80% पे। बट आप यूएस के नंबर्स देखेंगे तो एक्चुअली यूएस का मैक्रो नंबर्स वर्sen नहीं हुए हैं। मतलब आप देखिए यूएस का परसिस्टेंटली करंट अकाउंट डेफिसिट 3 से 4% ऑफ जीडीपी है। यूएस का इन्फ्लेशन जो 2% पे था अभी 3 से 4% कंसिस्टेंटली चल रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनका गवर्नमेंट डेट, क्योंकि जो हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं यूएस इकोनॉमी में, वो पार्शली इसकी वजह से है कि वो लोग कंटिन्यूअसली 5-6% फिजिकल डेफिसिट चला रहे हैं, जो पहले 2% होता था। तो इनका जो गवर्नमेंट डेट है वो एज अ परसेंटेज ऑफ जो जीडीपी है वो 130% हो गया, 120 हाँ जी, 130। बिल्कुल। एक्चुअली ये जो बड़े नंबर्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक के, वो यूएस के लिए आप 10 साल में देखेंगे तो वर्सन में और इंडिया में इम्प्रूव है। तो ये जो 3.5-4% का जो एनुअल डिप्रिसिएशन है वो लॉन्ग टर्म में तो मुझे लगता है 1-2% होना चाहिए। ओके। बट ये चीज है कि हम खाली डॉलर नहीं देख सकते, वही हाँ, ये है कि सराउंडिंग फैक्टर्स बहुत अगर करते युआन 8% डिप्रिशिएट हुआ तो हमको वो भी देखना पड़ेगा, हैं। तो हाँ, बिल्कुल। इसलिए प्रॉब्लम है अभी।
हम्म। मुझे तो लगता है कि लॉन्ग टर्म में डॉलर वीक ही नहीं होगा मेरे ख्याल से। ओके ओके। सो एक बहुत बड़ा स्पेकुलेशन चल रहा है डेट मार्केट को लेके, जैसे आपने भी बताया कि भाई जो करेंसी, सॉरी आई एम सॉरी, जो इंटरेस्ट रेट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स का जो स्प्रेड है वो इंडिया और यूएसए का सिर्फ 10% है। जहाँ इंडिया इज एमर्जिंग इकोनॉमी, वो डेवलप नेशन है, लोग डेवलप नेशन में लगाने में ज्यादा बिलीव करते हैं। सो फेड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे कि फेड ने जो गाइडेंस दिया अभी कुछ महीने पहले, नवंबर के महीने में या दिसंबर बिगनिंग में, कि वो 2 रेट कट लेके आएगा गोइंग फॉरवर्ड इन करंट कैलेंडर ईयर, जो कि पहले 3 रेट कट की बात हो रही थी, कि बिकॉज दे वर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि उनका जो एम्प्लॉयमेंट का दिसंबर का डेटा आया था इट वाज वेरी गुड। हालांकि जो रीसेंट नंबर जॉबलेस क्लेम्स के आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि भाई ये 2 रेट कट पे फेड रहेगा या बढ़ा सकता है? क्योंकि मार्केट में पिछले 1 डेढ़ हफ्ते में पूरा सिनेरियो चेंज हो गया जब से ये करेक्ट जॉबलेस करेक्ट। क्लेम्स की डेटा आने शुरू हुए देखिए अगेन, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हर चीज ट्रम्प पे जाके अटकती है। हैं। बिकॉज देखिए मेरे ख्याल से फेड भी थोड़ा हॉकिश हो गया है, क्योंकि जो भी ट्रम्प बोल रहा है वो फिस्कल डेफिसिट बढ़ाएगा। जैसे वो बोल रहे हैं टैक्स कट कटिंग एग्री। करेंगे, वो बोल रहे हैं कि हम्म अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेशन रिमूव करेंगे, टैरिफ डालेंगे। ये सब इन्फ्लेशन के लिए स्ट्रांग है, और फिस्कल डेफिसिट, इसका डेफिसिट बाइटनिंग होगी, तो अगर फिस्कल खर्चा बढ़ेगा। फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है मतलब इकोनॉमी को एक स्टिमुलस मिल रहा है। तो वो स्टिमुलस श्योर। अगर फिस्कल साइड से आ रहा है तो मॉनेटरी साइड कैसे ईजिंग करेंगे ज्यादा। तो मेरे ख्याल से वो लोग भी देखेंगे कि ट्रम्प कितने चीज पे एक्ट करेगा, कितने चीज पे एक्ट नहीं करेगा। अ, हम्म। देखिए मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में यूएस को 4.75% इंटरेस्ट रेट सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनका जो डेट टू जीडीपी है वो अभी मेरे ख्याल से रफली $35 ट्रिलियन का डेट है, 35 से 40 ट्रिलियन का डेट है। हम्म। तो इस पे अगर अभी क्या है, ये हिस्टोरिक इंटरेस्ट रेट पे पेमेंट कर रहे हैं काफी, क्योंकि श्योर। बॉन्ड डील्स का एक मेच्योरिटी होता है। अ, हाँ। तो समझो अगर पूरा इंटरेस्ट पेमेंट अभी के इंटरेस्ट रेट पे हो, विच इज रफली 4%, हम्म। तो इनका एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट ही 1.5-2 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। ओके। वो वो के उतना वो पे नहीं कर पाएंगे। अभी तो 700-800 बिलियन है, तो अगर ये डबल हो जाएगा तो बहुत स्ट्रेस होएगा फाइनेंशियली। तो मुझे तो लगता है कि एट सम पॉइंट फेड विल स्टार्ट बाइंग यूएस बॉन्ड्स, ओके। जो क्यूई था पहले, हाँ 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 हाँ। वो वापस आएगा। क्योंकि देखिए एट समझो 1.5-2 ट्रिलियन अगर आपको इशू करना है बॉन्ड, और अभी चाइना, सऊदी अरेबिया जो करंट अकाउंट सरप्लस कंट्रीज हैं, हम्म। उनके पास जियोपॉलिटिकली इतना इंक्लिनेशन है नहीं। क्योंकि जब ये रशिया के रिजर्व्स कॉन्फिस्केट हुए थे तो सबको अब थोड़ा डॉलर से दूर रहना है। आई एग्री। तो मनीष जी, जैसे आपने बोला, सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, आपने हाँ बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि मेरा क्वेश्चन रह जाएगा नहीं तो, कि क्वालिटेटिव ईजिंग की आपने बात करी कि भाई हाँ कि करेंगे, तो उसमें आपको नहीं लगता कि भाई वो एक फर्दर लिक्विडिटी देगा मार्केट में और फिर हाँ। हम एक रन अप देख नहीं, सकते हैं, बट इन अ लॉन्ग रन इट विल फर्दर सस्टेन द इन्फ्लेशन, आप टिक दोबारा से आ सकते हैं? आई एग्री। देखिए वो क्यूई ऑब्वियसली जब भी शुरू करेंगे जब थोड़ा पैनिक हो, या स्टॉक मार्केट में पैनिक हो कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, उसके बिना तो क्यूई शुरू करना मुश्किल है। बट एट द हम्म। सेम टाइम, तो अगर फॉरेनर नहीं ले रहा है, हाँ। डोमेस्टिक में इतना कैपेबिलिटी रहेगा नहीं, तो फाइनली sure, सेंट्रल को कोई लेना पड़ेगा। उनको स्टेप इन करना पड़ेगा। बट मे बी वो थोड़ा स्लो डाउन के बाद होएगा, जब इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन है। बट अल्टीमेटली तो मुझे लगता है वो क्यू ही होगा। Okay, so you are not bullish on the Fed part with regards to the rate cut scenario. और अगर वो रेट कट कम आता है या दो भी आता है, सो डोंट यू थिंक सो, क्योंकि इंडिया में भी अगले महीने फर्स्ट वीक में हमने 7 और 8 तारीख या 6 या 7 तारीख को हाँ मॉनेटरी पॉलिसी है, तो आरबीआई के डिसीजंस भी टफ हो जाएंगे गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि इंडिया में तो सारी चीजें सही चल रही है मगर वो स्प्रेड को मेंटेन तो करना है कहीं ना कहीं करेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जहां तक मुझे समझ में आता है। तो इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी भी फिर टोटली डिपेंडेंट वहां रही अगर, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हम इंडिया में भी रेट कट्स कम देख पाएंगे गोइंग हाँ। फॉरवर्ड, इज इट? मेरा भी व्यू ऐसे ही है। देखिए एक चीज है कि
करेंसी वोलेटिलिटी नेक्स्ट 10-15 दिन में अगर हाई रही तो एक तो वही फैक्टर से रेट कट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एंड सेकेंड पॉइंट इज आप रेट कट कर भी दोगे तो वो ट्रांसमिट नहीं होएगा अगर यूएस बॉन्ड यील्ड हाई है और अगर करेंसी की वोलेटिलिटी बहुत हाई है तो जो रिस्क प्रीमियम बढ़ जाता है वोलेटाइल टाइम में, तो इफेक्टिवली कुछ ज्यादा बॉरोवर तक नहीं पहुंचेगा वो रेट कट मेरे ख्याल से। हाँ, ओके ओके। क्योंकि अगर ग्लोबली यूएस में 4.75 मिल रहा है और इंडिया में रुपये ऊपर नीचे बहुत हो रहा है, तो जो बैंक समझो रिटेल बोरोवर को या कॉर्पोरेट को लोन देता है वो इतना सिक्योर ही नहीं होगा रेट का, वो ट्रांसमिट करने में मेरे ख्याल से। ओके ओके आई ओके। डोंट थिंक ये एनवायरनमेंट ऐसा है कि हम अ, ज्यादा बुलिश हो। रियल जो इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में जो एक्चुअल है वो कम होना मुश्किल है, मे बी सेंट्रल बैंक कट भी कर दे, बट रिस्क प्रीमियम्स बढ़ रही है क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। श्योर श्योर श्योर। ओके ओके। एंड मेरा अगला क्वेश्चन जो रहेगा आपसे, रिक्वेस्ट रहेगी वो इस पे थोड़ा सा हाईलाइट, आई एम श्योर वो सभी की एंड पे वो काफी उत्सुक भी है इस चीज को जानने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है 1 फरवरी को, जो कि बजट अनाउंसमेंट। हाँ तो बजट अनाउंसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट डू यू थिंक कि भाई किस हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ही टफ सिचुएशन नजर आ रही है जहां तक मुझे समझ में आ रहा है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के हाँ लिए, टू कम अप विद द अनाउंसमेंट विद रिगार्ड्स टू द पर्सनल इनकम टैक्स या फिर कॉर्पोरेट टैक्स के, क्योंकि ट्रम्प साहब ने ये बोला है कि भी ही विल रिड्यूस दी कॉर्पोरेट टैक्स बाय 6%, जहां तक मेरे को ध्यान है। तो अगर वहां पे 6% से रिडक्शन होता है तो यहाँ पे भी कुछ उसका आपको इम्पैक्ट लगता है, या फिर कुछ ऐसी अनाउंसमेंट जिससे, क्योंकि इकोनॉमी का जो हम जीडीपी नंबर देख रहे हैं मनीष जी, वो कंटिन्यूसली फिजल डाउन हुआ है पिछले 1-2 क्वार्टर में। तो उसको संभालने के लिए क्या ऐसी पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स की एक्सपेक्टेशन रखें जो कि इकोनॉमी दोबारा यू टर्न पे जाए, या आपके बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस है मेनली? हाँ, देखिए क्या करेंगे वो तो उनपे है, बट मेरे ख्याल से अगर मैं पॉलिसी मेकर होता तो व्हाट हाँ। आई वुड लाइक टू सी, देखिए मुझे लगता है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल सिचुएशन ऐसा है कि ज्यादा फिस्कल कंसोलिडेशन नहीं करना चाहिए। इनका स्टेटेड गोल है कि 4.9 से 4.5% करेंगे फिस्कल डेफिसिट। मेरा हम्म पर्सनल व्यू ये है कि दिस इज नॉट द टाइम टू डू दिस कंसोलिडेशन, क्योंकि देखिए इंडिया में क्या हुआ है लास्ट 1 साल में, मे बी ये डिजाइन से नहीं हुआ है, ये थोड़ा कोइंसिडेंस से बोलिए या एवरीवन हैज डन व्हाट दे फील इज राइट, बट व्हेन यू ऐड एवरीथिंग हम्म इट हैज बिकम अ प्रॉब्लम। तो देखिए एनी इकोनॉमी के ना 3 पॉलिसी लीवर होते हैं। एक मॉनेटरी पॉलिसी होता है कि आप इंटरेस्ट रेट को अप और डाउन करो। सेकंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता है कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ाओगे तो स्टिमुलस दोगे, फिस्कल डेफिसिट कम करोगे तो स्टिमुलस कम करोगे। एंड थर्ड होता है कि एक्सचेंज रेट, जब एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट करता है वो इकोनॉमी को मोमेंटम देता है, जब एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट करता है तो वो मोमेंटम कम करता है। इंडिया में क्या हुआ है, हम्म अनफॉर्चुनेटली जून से हमने दिसंबर में ये तीनों चीज को टाइटन किया है। देखिए गवर्नमेंट का इलेक्शन था और बाद में स्पेंडिंग हुआ नहीं तो फिस्कल स्पेंडिंग कम हो गया था। श्योर, मॉनेटरी बिल्कुल पॉलिसी बिल्कुल वाइज देखा। इंटरेस्ट रेट तो फ्लैट थे, बट जिस तरीके से आरबीआई ने वो एलसीआर एलडीआर अनसिक्योर्ड लेंडिंग के जो रिस्क वेट चाहिए वो करें, उनका लैंग्वेज ऐसा था कि हम्म। इट वाज एज गुड एज अ रेट हाइक एक्चुअली, करेक्ट, कि आपने सिस्टम हाँ को हाँ, हॉकिश। टाइट पूरा हाई हॉकिश रखा। और करेंसी भी बिल्कुल। इन्फ्लेशन एडजस्टेड आपकी करेंसी बहुत स्ट्रांग रखी आपने। तो हम्म बाय इटसेल्फ ऑल थ्री आर गुड थिंग्स, बट व्हेन यू ऐड देम अप कि आप तीनों पॉलिसी लीवर को आपने टाइटन किया तो इकोनॉमी में ऑब्वियसली स्लो डाउन हो गया है। तो मुझे लगता है कि बजट में अभी मॉनेटरी पॉलिसी तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन यूएस इंटरेस्ट रेट ज्यादा ईज नहीं हो सकता है। एक्सचेंज रेट अभी भी मे बी थोड़ा टाइट है, थोड़ा बेटर हो गया है, बट ये टाइम पे आप अगेन फिस्कल डेफिसिट कम करके टाइटन करोगे इकोनॉमी को
मुझे लगता नहीं कि ये हम्म, टाइम ऐसा है कि आपको ग्रोथ पे इतना रिस्क लेना चाहिए। दैट इज श्योर द फर्स्ट पॉइंट। नाउ श्योर। क्वेश्चन इज किस डायरेक्शन में आप स्टिमुलस दोगे, केपेक्स में दोगे हम्म या मिडिल क्लास कंजम्पशन में दोगे थ्रू टैक्स कट्स, या आप रूरल थोड़ा पॉपुलर स्पेंडिंग करोगे। ये तो डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना, बट मेरे ख्याल से इन वे तीनों करना चाहिए थोड़ा थोड़ा। मतलब वी नीड, देखिए ग्रोथ हर डायरेक्शन में स्लो है अभी, केपेक्स में भी स्लो है। श्योर। अर्बन कंजम्पशन जो मिडिल क्लास ड्रिवन है वो भी वीक है। जैसे हम्म। कॉर्पोरेट कमेंट्री में आप देख रहे हैं कि अभी एफएमसीजी कंपनीज तो एक्चुअली बोल रहे हैं कि रूरल अभी बेटर है, अर्बन में स्लो डाउन हो गया है। तो हाँ हाँ हाँ। टैक्स टैक्स और जीएसटी से आई थिंक थोड़ा तो फर्क पड़ेगा अगर थोड़ा ईजिंग हो वहाँ। और Okay. रूरल भी थोड़ा रिकवर हुआ है बट बहुत स्ट्रांग है नहीं। तो अब वो क्या मिक्स से आप स्टिमुलस करेंगे, ये तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट है, बट मेरे ख्याल से वेरी सिंपली पुट थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए ग्रोथ की तरफ से। श्योर बिल्कुल। सो सो मैं बस अब यही कि एक मुद्दे की बात पे आते हैं। आपने बहुत अच्छी तरीके से मनीष जी ग्लोबल एनवायरनमेंट, डेट, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, इक्विटीज के रिगार्डिंग में, डेट मार्केट के रिगार्डिंग में हमने डिस्कशन करा। बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया। मगर अब मुद्दे की बात पे आते हैं तो अगर करंट मार्केट सिचुएशन में हमारे पार्टनर्स अगर कोई रिकमेंडेशन देना चाहते हैं, नया पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं फॉर देयर क्लाइंट्स, या फिर पुराने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जो कि 1 साल 2 साल 3 साल या पहले के बने हुए हैं, उनको रीअलाइनमेंट में लेके जाना चाहते हैं, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए आज की डेट में क्या सलाह आप देना चाहेंगे करंट एनवायरमेंट्स को देखते हुए मनीष जी? देखिए मेरा व्यू है कि फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट टर्म में तो कॉशियस रहने के लिए काफी रीजंस हैं। हम्म वेदर आप यूएस बॉन्ड यील्ड देखिए, डॉलर देखिए, द फैक्ट दैट लॉट ऑफ मनी हैज बीन मेड ऑन 3-5 ईयर बेसिस, द फैक्ट दैट डेफिनेटली स्लो डाउन है इकोनॉमी में। तो इन जनरल मैं थोड़ा कॉशियस हूँ अभी। एसेट एलोकेशन जनरली मैं ये एडवाइस देता हूँ आजकल कि थोड़ा बारबेल अप्रोच रखिए। बारबेल मतलब आपको अगर 100 रुपये डालना है इक्विटी में, हम्म। तो आप 40-50 अभी हाइब्रिड प्रोडक्ट्स में रखिए, लाइक बैलेंस्ड एडवांटेज और मल्टी एसेट, और 50 एक्चुअली थोड़ा स्टैगर्ड वे नेक्स्ट 3 मंथ्स आप स्मॉल कैप या थोड़ा जैसे 50% लार्ज कैप, 50% मिड स्मॉल कैप टाइप प्रोडक्ट हो, जैसे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है या वैल्यू कैटेगरी है जो भी है, ओके। हाइब्रिड से निकाल के फुल्ली डाइवर्सिफाइड फंड में डाल लीजिए। ओके। क्योंकि जैसे हमने काफी डिस्कशन किया इस पे कि थोड़ा करेंसी का रिस्क है, वैल्यूएशन थोड़ा हाई है। वी डोंट नो ये ट्रम्प टैरिफ्स कितने क्या एक्सटेंड आएंगे, कितना बॉन्ड यील्ड यूएस में चलेगा। तो अगर दूसरे करेंसीज और डिप्रिशिएट करेंगे अगेंस्ट डॉलर, तो अभी रुपये पे प्रेशर हो सकता है। एग्रीड एग्रीड बिल्कुल। सो इन अ शॉर्टर रन यू मीन टू से कि भाई थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लेके चलें एंड लेट्स रीअलाइन द पोर्टफोलियो टुवर्ड्स हाइब्रिड फंड्स जो एग्जिस्टिंग है, और जो नया बना रहे हैं उनको भी हाइब्रिड या मल्टी एसेट या भी बैलेंस एडवांटेज काइंड ऑफ फंड्स में लेके चलें पर्टिकुलरली, या फिर एसटीपीएसआईपी रूट के थ्रू निवेश हाँ, करें, करेक्ट। आर्बिट्राज में डाल दें टू गेट द टैक्स बेनिफिट, और वहां से फिर एसटीपीएसआईपी। ये तो हो गई शॉर्ट टर्म की अप्रोच। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट्स योर सजेशन कि भाई ये जो मार्केट में डिप आया है पिछले 3 महीने में मनीष जी, तो ये क्या एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है फॉर अ 3 ईयर 5 ईयर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट होराइजन इन्वेस्टर, या फिर उसके लिए भी अभी वो कॉशियसनेस मेंटेन्ड है? नहीं, तो मुझे तो लगता है कि आपके पास अगर 5-7-10 साल का व्यू है तो बेस्ट फंड स्मॉल कैप फंड है या इनोवेशन फंड है, जिसमें देखिए अल्टीमेटली इंडिया इज अ, इवन दो वी मे बी ग्रोइंग लेस देन वी यूज्ड टू, वी आर स्टिल अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अपना नॉमिनल जीडीपी 10-11-12% तो रहता ही है। एग्री। मुझे ये भी लगता है कि लार्ज कैप्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ आना मुश्किल है।
हम्म क्योंकि जब ग्लोबल ग्रोथ भी लिमिटेड है, इंडिया का भी अभी थोड़ा ग्रोथ धीरे धीरे 6-7% रेंज में ही है, तो हम्म कुछ बड़ा ग्रोथ आना लार्ज कैप में मुश्किल है। बट मिड कैप से भी बहुत एक्सपेंसिव है। स्मॉल कैप में फिर भी मुझे लगता है कि क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक ज्यादा है, तो हाँ अगर 5-10 साल का व्यू है तो काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक मिल जाते हैं। तो विच इज वाई मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा बारबेल करें कि 50% आप हाइब्रिड में रखें, 50 ऐसा, 50% लार्ज, 50% मिड स्मॉल, या आप जिसके पास रिस्क एपेटाइट है प्योर स्मॉल कैप फंड में भी डाल सकते हैं अगर 5-10 साल का व्यू है तो। ओके ओके। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस व्यू मनीष जी। अगर अब हम थीमेटिक की तरफ आते हैं, थीमेटिक फंड्स के ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा कि थीमेटिक फंड्स में हमने देखा कि भी पिछले 1.5 साल में, 2 साल में इवन हमने देखा डिफेंस की जो थीम है, मैन्युफैक्चरिंग की जो थीम है, दे जनरेटेड सुपर रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टर। लोगों ने फंड्स में इवन एक एक साल में डबल करा है अपना पैसा इनमें, अगर मैं कहीं गलत नहीं बोल रहा। मगर रिसेंटली इन्होंने मार भी बहुत अच्छी खाई, करेक्ट। क्योंकि वो आप वाली बात बिल्कुल सही है कि भी वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड हो गए थे। सो डू यू थिंक कि गोइंग फॉरवर्ड अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसको इन फंड्स में बने रहना चाहिए स्टिल डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज वो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है उसको देखते हुए, और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग पीएलआई स्कीम्स वगैरह या बजट की फर्दर अनाउंसमेंट्स को देखते हुए कि पीएलआई स्कीम्स में मैन्युफैक्चरिंग थीम या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैन्युफैक्चरिंग इज स्टिल शुड बी देयर इन द इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो, डू यू थिंक सर? देखिए, डिफेंस जनरली एज अ हाउस वी थिंक थोड़ा एक्सपेंसिव है। ये थीम काफी चला है लास्ट 3-5 साल में, तो वैल्यूएशन चीप नहीं है अल्टीमेटली। एक सिंगल क्लाइंट काइंड ऑफ सेटअप है कि गवर्नमेंट इज द ओनली क्लाइंट, तो समटाइम मार्जिन कब रिड्यूस करेंगे पता नहीं लगता। तो डिफेंस तो मुझे ऐसा कुछ रिस्क रिवॉर्ड कुछ खास नहीं लगता है टू पुट इन अ डिफेंस थीम। ओके। मुझे फिनेंशियल सर्विसेज ठीक लगते हैं। बैंक्स ने काफी अंडर परफॉर्म किया है, वैल्यूएशंस आर ओके, दैट इज वन गुड थीम आई थिंक एट दिस पॉइंट। लॉन्ग टर्म आई फील इनोवेशन इज अ वेरी गुड थीम। देखिए, इनोवेशन इज लाइक नैस्डैक वर्सेस डाउ जोन्स, मतलब और मुझे लगता है कि इंडिया ऐसे स्टेज पे अभी है जब काफी बेसिक चीज मोर और लेस पूरी हो गई है इन टर्म्स ऑफ बेसिक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सेट है, बेसिक रोड नेटवर्क सेट है, बेसिक रेल नेटवर्क सेट है। तो अभी जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ आएगा इंडिया का, वो काफी नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री से आएगा, जैसे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हो, फार्मा प्रोडक्ट्स हो, इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हो, रिटेल ब्रांड्स हैं, श्योर। कैपिटल इंडस्ट्रीज हैं। मुझे हम्म लगता है कि एज पीपल बिकम रिचर दे विल कंज्यूम दिस मोर एंड मोर rather than staples, telecom, utilities types। तो मुझे लगता है कि इनोवेशन फंड बहुत इंटरेस्टिंग फंड है अगर लॉन्ग टर्म व्यू से। यू कैन कीप इट फॉर 5-10 years ऑल्सो, आई थिंक इट विल आउट परफॉर्म द मेन हेडलाइन इंडेक्स। ओके ओके ओके। थैंक यू टू शो certain lights on the thematic part. So जब हम पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करते हैं मनीष जी, सो वी कांट लीव गोल्ड एज सच, बिकॉज गोल्ड हिंदुस्तान में तो, इंडिया में तो गोल्ड की एक अलग ही चाहत है, जो है पुरानी चाहत है, इवन गोल्ड और रियल एस्टेट के लोग बाग बोलते हैं, तो गोल्ड को हम छोड़ नहीं सकते। सो व्हाट्स योर व्यू बेसिकली, वी सो गोइंग फॉरवर्ड गोल्ड का क्या व्यू लगता है? आईएनआर जिस हिसाब से डेप्रिशिएट कर रहा है फर्दर, अभी यही उम्मीद बन रही है कि थोड़ा सा और डेप्रिशिएट करेगा विज डॉलर, और इंडिया में जिस हिसाब से गोल्ड इंपोर्ट भी होता है डोमेस्टिकली भी, आईएनआर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इंपोर्ट ड्रिवन बोल रहा हूँ, क्योंकि कि भाई आपका क्या व्यू है? दूसरा, जो ग्लोबल फैक्टर्स बन रहे हैं, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज बन रहे हैं, अगर फिजिकल डेफिसिट, अगर कल को यूएसए का अगर टैरिफ हाइक होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो उसमें आपको गोल्ड का क्या व्यू नजर आता है गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, डेफिनेटली व्हेन वी फील कि करेंसी में थोड़ा रिस्क है तो गोल्ड रखना तो चाहिए। अब वो 5% रखना चाहिए, 15% रखना चाहिए ऑफ नेटवर्थ, दैट आई लीव इट टू द रिस्क प्रोफाइल। एग्री। बट डेफिनेटली यू आर करेक्ट दैट गोल्ड का ये टाइम पे तो पोर्टफोलियो में
इम्पोर्टेंस है, क्योंकि देखिए वही, अगर युआन 5% डिप्रिशिएट करेगा तो रुपी डिप्रिशिएट करेगा, तो आपको कुछ तो चाहिए जो, क्योंकि जब करेंसी अगर डिप्रिशिएट करता है तो इक्विटी में रिटर्न बनना मुश्किल है। बट हम्म। पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि इम्पोर्टेड आइटम है गोल्ड। एक ऐसे क्लास जो हमने अभी छोड़ दी वो है क्रूड। और क्रूड इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन वही, जैसे मैंने गोल्ड की बात करी थी, वी आर इम्पोर्टिंग अराउंड 80%। वो सबको पता ही है कि जो भी हम कंज्यूम करते हैं उसका 80% हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं। सो जिस हिसाब से अभी जियो पॉलिटिकल टेंशन है, सप्लाई का डर है ग्लोबली, या सैंक्शंस हैं रशिया के ऊपर जो अभी रिसेंटली भी अनाउंसमेंट हुई यूएसए ट्रम्प साहब की तरफ से, और यूएसए में थर्ड जो फैक्टर है जो ड्रिल बेबी ड्रिल एज मच एज यू कैन, ये है। वहां नारा चल रहा है बहुत ज्यादा। तो इससे क्रूड की क्या मूवमेंट नजर आ रही है आपको गोइंग फॉरवर्ड? देखिए क्रूड, मुझे नहीं लगता कहीं खास ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। देखिए अल्टीमेटली सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रूड का ये है कि, जो इंडिया के लिए अच्छा है एक्चुअली, हम्म। कि ईवी और रिन्यूएबल्स में इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो हम्म। आपका डिमांड ऑब्वियसली, फॉसिल फ्यूल से आप रिन्यूएबल्स की तरफ जा रहे हो, तो डिमांड में इम्पैक्ट तो है। हम्म। सेकेंड बात ये है कि ग्लोबली आप देखेंगे डेमोग्राफिक्स जो है, पॉपुलेशन इज एक्चुअली फॉलिंग फास्टर देन पीपल थॉट। तो आप हम्म। देखेंगे चाइना का बर्थ रेट ऑलमोस्ट 1 हो गया है, मतलब यू नीड 2 बर्थ रेट टू सस्टेन द पॉपुलेशन। हाँ। वो वेदर चाइना हो, यूरोप हो, जापान हो, सब जगह डेमोग्राफिक ऐसे हैं कि बड़ा क्रूड के स्ट्रक्चरल नेगेटिव्स हैं। बट ये है कि आप बेरिश भी ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि आप देखेंगे कि क्रूड वो प्राइस पे जो मे बी 2003 में था, 2004 में था, नो 20 साल कहीं नहीं गया है क्रूड। करेक्ट। बिल्कुल। और कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग ऑयल वेल एंड डूइंग रिकवरी एंड ड्रिलिंग है ऑब्वियसली 20 साल में बढ़ा ही है। तो ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं बन रहा है लोगों का एट $70 क्रूड। तो मुझे लगता है कि बेसिकली 70 to 90 के बीच में ऊपर नीचे थोड़ा होता रहेगा, बट नॉट अ एसेट क्लास आई विल होल्ड। ओके। मैं उस पॉइंट ऐसे क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं सिर्फ इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं तो पूछना ये चाह तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, सिंपली पुट आई थिंक इंडिया का ब्लेसिंग अभी तक लग रहा है कि ये चलेगा। और कि रहा। ओके। आप बिगेस्ट एक्सपोर्ट है वो सर्विसेज है, जो पहले खाली आईटी सर्विसेज थी। बट हाँ। ग्लोबल कैप्टिव सेंटर जो आजकल मशरूम हो रहा है बैंगलोर, पूना, एनसीआर में, श्योर। कि इंडिया में आजकल आर&डी होता है, ऑडिटिंग होता है, अकाउंटिंग होता है, सब कुछ होता है। तो कि वो रफली 170 180 बिलियन का नेट सर्विस एक्सपोर्ट है अपना। हम्म। तो लगता है 10 साल में एटलीस्ट 8-10% टाइप ग्रोथ हो जाएगा उधर। ओके। और अपना जो बिगेस्ट इंपोर्ट है विच इज क्रूड, हम्म। वो अगर प्राइस 75-85 के बीच में रहता है और अपना वॉल्यूम ग्रोथ 3-4% है, तो ऑब्वियसली our biggest export will keep growing faster than the biggest import, in which case our current हम्म। account should do well, because if your biggest export is doing better than biggest import, typically your current account will keep improving. तो ये इंडिया का सबसे बड़ा, ओके, सो देयर इज नो मेजर थ्रेट। हाँ मुझे नहीं So लगता there is no थोड़ा major ऐसा threat as 100 of now from the 100 crude उठाने। point of view. हाँ नहीं लगता है मुझे तो। That's great. That's great. That's it. Thank you मनीष जी, आपने बहुत सरल शब्दों में हमें सारे ऐसे क्लासेस के बारे में बताया, ग्लोबली डोमेस्टिकली इकोनॉमीज के बारे में बताया। So now Anshu, I think we can take a Q&A section. वैसे तो हमने मोस्टली सारी चीजें सर ने बहुत अच्छी तरीके से मनीष जी ने कवर कर ही ली हैं, बट फिर भी अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो अंशु हम पूछ सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू सर। एंड अब वक्त है क्वेश्चन एंड आंसर राउंड का। I will request ki all the participants to write their questions in the chat box or in the Q&A section. गाइस आई रिक्वेस्ट, अगर किसी का भी कोई क्वेरी है तो प्लीज लेट अस नो, बिकॉज मनीष जी का टाइम बड़ी मुश्किल से मिला है हमें। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बारी अगर किसी का भी कोई क्वेरी है तो प्लीज लेट अस नो। सर पुनीत अरोड़ा जी हैं हमारे वन ऑफ द पार्टनर्स, वो जानना चाह रहे हैं एफएमजी सीजी सेक्टर पे आपका क्या व्यू है? मुझे लगता है ये सेक्टर ना, वाइल 2-3 साल से फ्लैट या नेगेटिव थोड़ा रिटर्न दिया है, बट मुझे कुछ अट्रैक्शन नहीं लगता है ये सेक्टर के लिए।
क्योंकि ये सेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल तो हाई है, 50-60 पी पे है मल्टीपल्स। इसका ना, जो ये सेक्टर में मुझे जो प्रॉब्लम लगता है कि इसका जो मोट बोलते हैं हम लोग कि इसमें स्ट्रेंथ क्या था ये सेक्टर में, वो हम्म, डिस्ट्रीब्यूशन। बट अभी क्या हो रहा है कि छोटे छोटे शॉप्स से सेल कम होके ये क्विक कॉमर्स और बड़े रिटेलर लाइक डी मार्ट है और रिलायंस फ्रेश है, वहां से कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स कंसोलिडेट हो रहे हैं, तो आपका जो हम्म, प्राइसिंग पावर है वो मेरे ख्याल से कम होता जा रहा है। तो ना वैल्यूएशन चीप है, और लॉन्ग टर्म मार्जिन पे रिस्क लगता है मेरे को ये ट्रेंड से। बट एक चीज है कि बड़े बुरे वक्त में जब आपको सिक्लिकल सेक्टर से डर हाँ लगता है, हाँ। ये सेक्टर डिफेंस दे देता है, 5-10% टर्न दे देगा। बट ऐसा कोई, मुझे ऐसा कुछ सुपर नॉर्मल अट्रैक्शन है नहीं ये सेक्टर। So Puneet ji, from the consumption economy point of view, Manish ji, please write me, correct me अगर कहीं मैं गलत आंसर दे जाऊं। From the consumption point of view, आप FMCG पे बुलिश हो सकते हो, मगर from the company point of view, अभी अभी डिफेंसिव, हाँ जैसे सर ने भी बोला, हाँ डिफेंसिव कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स गुड टू हैव एक्सपोजर इन FMCG फॉर द करंट ड्यूरिंग द करंट मार्केट सिचुएशन। अब इन लॉन्गर रन वन शुड नॉट बी। एम आई राइट मनीष जी? या या ओके, करेक्ट। थैंक यू। सो सेकंड क्वेश्चन हमारा कोचर साहब से है। कोचर जी जानना चाह रहे हैं, शुड वी मूव एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो टू द सेफ साइड? एंड आई होप उसका आंसर मनीष जी आपने दे ही दिया था। नेक्स्ट 2-3 महीने में थोड़ा सेफ्टी रहना चाहिए मेरे ख्याल। हाँ, कि भी हाइब्रिड फंड्स में, मल्टी हाँ, एसेट काइंड ऑफ फंड्स में डेफिनेटली निवेश करना चाहिए। मेटल सेक्टर पे देवेंद्र कुमार जी पूछना चाह रहे हैं, स्पेशली स्टील में, मेटल में, कि उसमें क्या आपका व्यू है? मेरे थोड़ा कॉन्ट्रेरियन पॉजिटिव व्यू है मेरा मेटल सेक्टर पे। मुझे लगता है कि रुपी थोड़ा डिप्रिशिएट होता है तो प्रोटेक्शन मिलता है स्टील हम्म, वालों को। मोर इम्पोर्टेंटली एट सम पॉइंट अगर चाइना डंप करता रहे तो मुझे लगता है कि कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटी या ये वो आएगा, क्योंकि स्टील इज टू स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री कि इंडिया ये सेक्टर में, देखिए इंडिया का एक्चुअली कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बेटर है चाइना से, कि इन द सेंस वी हैव आयरन ओर, सो श्योर। वी हैव द रॉ मटेरियल, वी हैव वेरी गुड इंजीनियरिंग टैलेंट टू रन द प्लांट एफिशिएंटली, लॉट ऑफ द बिग गाइज आर वेरी एफिशिएंट। तो यही है कि चाइना ने ग्लोबली प्राइसिंग ऐसे प्राइस पे रखा है कि किसका प्रॉफिट बन नहीं रहा है अभी। बट ये मेरे ख्याल से यहाँ तो रुपी डेप्रिसिएशन से थोड़ा मार्जिन बढ़ेंगे, या ऐसा कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटी कुछ आएगा मेरे ख्याल से, तो यहाँ से डाउनसाइड नहीं लगता है मेरे को स्टील में। Okay, there are two more theme-specific queries. One is with regards to PSU funds, कि PSU funds में निवेश कर सकते हैं at these valuations, क्योंकि हमने पिछले 6 महीने में जब से गवर्नमेंट अनाउंसमेंट हुई तब से PSU की बहुत पिटाई देखी है। आई सो नो, बट मुझे लगता है कि पीएसयू फंड कॉन्सेप्ट उस उस टाइम ठीक था जब ये बहुत ही बीटन डाउन नेम्स थे तो सब में वैल्यू था। ओके। अब देखिए इनके बिजनेस इतने डिफरेंट है, मतलब कोई स्टील है, ओएमसी है, यूटिलिटी है, कोल इंडिया है। तो आई विल नॉट इन्वेस्ट इन अ पीएसयू फंड, आई विल रादर इन्वेस्ट लेट्स से इन अ सेक्टोरल फंड, एंड उसमें अगर कुछ पीएसयू है तो है। ओके। मतलब वाई टू मैरी वेरी वेरी डिफरेंट बिजनेसेस विच हैव नो कोरिलेशन टू ईच अदर। और ओके। ऐसा नहीं है कि देखिए 3-4 साल पहले बिकॉज सीपीएसई में ये लोग ने इतना बेच के वैल्यूएशन कम हो गया था, जेनरिकली चीप नहीं है चीप पीएसयू में मुझे लगता है। एंड आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस हिसाब से आईटी सेक्टर में आपका क्या व्यू है सर? जिस हिसाब से कॉर्पोरेट टैक्स यूएसए में उम्मीद है कि भी कॉर्पोरेट टैक्स, जैसे मैंने भी बात रखी थी कि 6% से कम होने की उम्मीद है, तो आईटी सेक्टर डोमेस्टिकली आपको कैसा लगता है? नहीं, आईटी में देखिए क्या थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, बॉटम अप वैल्यूएशन हाई है वर्सेस ग्रोथ, बट टॉप डाउन ये बेनिफिट है कि यू वांट सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट डॉलर। तो मुझे लगता है हम लोग थोड़ा मार्जिनली ओवरवेट है आईटी में, क्योंकि डॉलर काफी स्ट्रांग है और स्ट्रांगर हो सकता है अगर ट्रम्प पॉलिसी फॉलो करें तो। अगेन जस्ट लाइक गोल्ड,
we need IT in the portfolio for the next 2-3 months. Make sure कि this storm passes by. सो थीमेटिक्स के ऊपर मैं एक बार अपने दर्शकों को ये बोलूंगा, थीमेटिक के ऊपर देयर आर मल्टीपल क्वेरीज, बट एसेट एलोकेशन करते हुए दोस्तों जरूर ध्यान रखिए कि थीमेटिक इज अ रिस्कीएस्ट थीम ऑल टुगेदर, मतलब फंड्स हैं तो उनका एक्सपोजर अकॉर्डिंग टू द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टर रखें। मेनली डाइवर्सिफाइड मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप में ही निवेश कराइए। और कुछ साहब आपने एक चीज डाली है कि भाई लॉन्ग टर्म व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देन एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का अगर मिक्सचर लार्ज कैप, लार्ज मिड कैप, थीमेटिक और स्मॉल कैप में भी है तो आप बने रह सकते हैं। जैसे कि हमने मनीष जी ने पहले भी यही गाइडेंस दी थी, या फ्लेक्सी कैप काइंड ऑफ में। तो फ्लेक्सी कैप भी विवेक जी का एक और क्वेरी आया था तो मैं ही आंसर कर देता हूँ कि फ्लेक्सी कैप इज अ प्योरली डाइवर्सिफाइड फंड, उसमें भी बने रहा जा सकता है, क्योंकि लेट अ फंड मैनेजर प्लेज द रोल ओवर हियर, क्योंकि वो हमसे और आपसे ज्यादा समझदार हैं, क्वालिफाइड हैं, प्रोफेशनल हैं हर तरीके से, तो वो मार्केट को ज्यादा समझते हैं, मिड कैप में कब रहना है, लार्ज कैप में कब रहना है और स्मॉल कैप में कब रहना है। सो लेट अ फंड मैनेजर टेक अ अग्रेसिव कॉल एंड शिफ्ट द पोर्टफोलियो विद इन द फ्लेक्सी कैप काइंड ऑफ। So I think these were the queries, and we haven't left any of the clients or partners query. So thank you Manish ji, thank you very much for Thanks a sharing lot. your views overall. Thanks for बहुत inviting अच्छा me. लगा आपसे ये पूरा डिस्कशन करने का, आपने बहुत सरलता के साथ पर्टिकुलरली एक एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझाई है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी ये पूरा का पूरा सेशन में मजा आया होगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you. थैंक यू सर। ओके सर।